इन कुछ तस्वीरों ने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर दिया है। कोरोना से लड़ते भारत को पिछले 2 हफ्तों से इन मजदूरों की कहानियां रुला रही हैं। इन दर्द भरी कहानियों के बाद कुछ राज्यों को श्रमिकों के लिए बसें चलानी पड़ी, तो रेलवे ने कामगारों के लिए श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनें चलाईं। मजदूरों के आंसुओं पर राजनीति भी खूब हुई, लेकिन इस सब के बीच ना तो मजदूरों का पलायन रुका, ना टीवी पर आती इनकी दर्द भरी कहानियां। ऐसी ही कहानियां हमें भी मिली। सुपौल की सुमित्रा हो, अकबरपुर का वीरू उपाध्याय या पूर्णिया का कलाम। जितने लोग उतनी दर्द भरी कहानियां। कहां से आए हो आप? दिल्ली से आए हैं। करोड़ बाग में क्या छोटी बच्ची क्या करेंगे? इतने छोटे बच्चे हैं तो क्या करेंगे? क्या नाम आपका, आप बताइए जरा। वीरू उपाध्याय। हाँ? वीरू उपाध्याय। आप मुझे भी बता रहे थे कि 2 दिन से खाना नहीं मिला, तो ये इस तरह से कई लोग इस तरह के काम कर रहे हैं कि जो जहाँ पे लोग मजदूर फंसे हैं उनको खाना खिला रहे हैं। तो नहीं मिल रहा सर, यूपी की तरफ मिल रहा है, जो मिल रहा है बिस्कुट उस्कुट मिला था यूपी की तरफ, और दिल्ली की तरफ कुछ नहीं मिल रहा सर। कुछ नहीं मिल रहा। मैं पूर्णिया जिला का रहने वाला हूँ। 3 लड़की है। मैं 5 दिन से भूखा हूँ। ठीक है, कोई मदद नहीं मिल पा रहे हैं। हम घर जाना चाह रहे हैं, लेकिन मकान मालिक बोल रहे जाओगे तो किराया दे के जाना पड़ेगा, नहीं तो वैसे नहीं जाओ, नहीं देंगे। तपती धूप में नंगे पांव चलते हुए किसी के पैर में छाले पड़ गए, तो कोई अपनी पत्नी और बच्चों को साइकिल पर ही बैठाकर 500-700 किलोमीटर का सफर तय करके अपने गांव पहुंच गया। इन तमाम कहानियों के पीछे कई कहानियां भी हैं और कई सवाल भी हैं। सवाल ये कि जब तमाम सरकारें गरीबों को, मजदूरों को मुफ्त राशन बांट रही हैं, जब स्वयंसेवी संस्थाएं मुफ्त में भोजन के पैकेट बांट रही हैं, और साथ साथ शासन का ये आदेश है कि कोई भी मकान मालिक किराएदारों से किराया लेने की जिद नहीं कर सकता, तो फिर क्या कारण है कि सबके बावजूद जो मजदूर हैं वो मजबूर हुए अपना घर छोड़ करके दूर गांव में जाने के लिए? इन तमाम सवालों का जवाब तलाशने के लिए हम भी लॉकडाउन के बीच सड़कों पर निकले। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर हमें कुछ ऐसा दृश्य देखने को मिला। जैसे ही दिल्ली में डीटीसी बसें और ऑटो टैक्सी चलने शुरू हुए, कामगारों ने अपना सामान बांधा और निकल लिए अपने अपने गांव की ओर। पर गाजीपुर में उन्हें रोक दिया गया, लेकिन पुलिस इन्हें ज्यादा देर नहीं रोक पाई और कुछ ही घंटों के बाद सड़क पर हजारों का हुजूम था। लोगों ने बस इतना सुना था कि गाजियाबाद से बसें चल रही हैं। सच है या झूठ, ये जानने की कोशिश भी न की, बस निकल लिए बोरिया बिस्तर बांधकर। इस वक्त आप दिखेंगे दिल्ली और गाजियाबाद के बॉर्डर पर लोगों का हुजूम आपको दिखाई देगा। चारों तरफ लोग जो हैं वो अपने घरों से निकले हैं अपने गांव, अपने शहर जाने के लिए। जहां तक देखेंगे लोग बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं और लोग अपने अपने घर जाने के लिए। कहाँ से भाई साहब बच्चे लेकर आप निकले? छत्तीसगढ़ से आए हैं। छत्तीसगढ़ से आए हैं आप? अब कैसे आए छत्तीसगढ़ से यहाँ तक? मजदूरी नहीं भूख के मर रहे थे। वहाँ मजदूरी करके पैसे राजधानी में बैठ कर कई दिन
अच्छा। पैसे कमाए एक महीने लो, जब 3,000 रुपये हुए, हाँ, जब बैठ के आए। तो अभी ट्रेन से आए थे आप? हाँ, ट्रेन से आए। अब कहाँ जा रहे हैं? अब हमें मुजफ्फरनगर जाना, परेशान है, हमें मालूम नहीं। मुजफ्फरनगर जाना है, छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए मुजफ्फरनगर जाना है। छत्तीसगढ़ से ये परिवार निकला है और छत्तीसगढ़ में इनको शिकायत है, छत्तीसगढ़ में इनको कोई खाने की व्यवस्था नहीं थी और इसीलिए इन्होंने कुछ दिन पैसे जमा करके किसी तरह से ये निकले हैं और अब अपने घर जाने के लिए ये लोग निकले हैं। मुजफ्फरनगर से हैं, छत्तीसगढ़ में काम करते थे। इस तरह के लोग आपको हर जगह दिखाई देंगे। इस तरह से जो ये इस वक्त स्थिति है, ये यही है कि ये लोग चाहते हैं किसी भी तरह से जो है अपने घर पहुंच जाएं। और इस वक्त आप देखिए छोटे छोटे बच्चे आपको दिखाई देंगे। कहाँ से आ रहे हो भाई साहब आप? कापासेड़ा से। कापासेड़ा से। कैसे आ रहे हो कापासेड़ा से? मैदान सर। कापासेड़ा में कल से चले हुए ये लोग हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हो आप लोग? हम लोग जाएंगे बलिया जिला। हाँ? बलिया जिला। तो अभी वहाँ रुक नहीं सकते थे? कापासेड़ा में क्या तकलीफ थी आपको निकलना पड़ा? मकान मालिक भगा दिया सर, देखिए हम लोग रूम खाली कर दिया। गरीब आदमी 5-5 परिवार लेके मरेंगे। सरकार कहती है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दरअसल उन्होंने आदेश पारित कर दिया है और किराएदारों को उनसे किराया नहीं लिया जाएगा, लेकिन ये लोग वहां पर जहां थे वहां किराएदारों ने इनको घर से निकाल दिया और इसी के कारण अब ये वापस अपने घर जाने के लिए निकले हैं। राशन आपको मिल रहा था? राशन नहीं मिला है सर। किराया तो अब भी मांग रहे हैं, कमरा खाली कर गए हैं, जब भी मांग रहे हैं, कह रहे वापस आओ किराया देना हमारा। वापस आओ किराया देना, इस तरह की लोग शिकायत कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने कहा इस तरह से आपको हुजूम दिखाई देगा। छोटे छोटे बच्चे। आप किधर जा रहे हो भाई साहब? आजमगढ़ जा रहे हैं जी। आजमगढ़। कहाँ से आए हो? रोहिणी से आए। रोहिणी से। रोहिणी से कैसे आए हो यहाँ तक? यहाँ से पैदल आए वहाँ से जी। पैदल आए? हाँ जी। तो कैसे रोहिणी से क्यों निकले आप? वहाँ पे परेशानी है, वहाँ पे पॉकेट वाला कोई देखभाल नहीं कर रहा है, बोल रहे कि अपना खुद व्यवस्था करो जी। क्या काम करते थे आप? सिलाई का काम करते हैं, गारा मट्टी का। हाँ जी, हाँ जी। और आपको खाना वाना वाली कुछ नहीं मिलता। स्कूल पे मिलता है तो वहाँ पे इतना भीड़ रहता है कि उसमें भीड़ में कोई जाने नहीं देता है। स्कूल में भीड़ रहती थी, कोई जाने नहीं देता था। लोगों को मैसेज सही समय पर नहीं पहुंच रहे हैं। लोगों को कैसे जाना है, क्या करना है, वो संदेश लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं और इसीलिए ये सब लोग अपने अपने घरों की तरफ निकल पड़े हैं। कुछ भी नहीं मिल रहा है, दिल्ली वाले कुछ भी नहीं किसी को दे रहा है। लेकिन आपने आधार कार्ड आपको दिखाया था, तो आपने सब भी आधार कार्ड भी दिखाया, किस भी नहीं दिया है मदद किया क्यों? है। क्या बोले? क्यों मदद से इनकार किया? क्योंकि आदेश तो है कि- बोला नहीं, बोला क्या देगा देगा, पुर्जी लिखाइए, इधर जाइए उधर जाइए, कहाँ पे लिखा के दिया, कहीं पर राशन पानी नहीं मिला है। कहीं राशन पानी। दिल्ली वाले को दे रहा है, हम गरीब वाले को देखते भी नहीं है। तो मतलब आप कह रही हैं कि आप दिल्ली की नहीं है इसलिए आपको नहीं मिला? हाँ, नहीं मिला है, दिल्ली का नहीं है तो इसलिए नहीं मिल रहा है, तो इसलिए बाल बच्चे लेकर जा रहा है, रोड पर भूखा मरते। देखिए, इन मजदूरों का आरोप है कि ये क्योंकि दिल्ली के निवासी नहीं हैं, ये बिहार की थी और इसीलिए इनको राशन नहीं मिल रहा था। दिल्ली वालों को राशन मिल रहा है, इनका कहना है। राशन देता है, गरीब वाले का कुछ भी नहीं देता है। दिल्ली वालों को राशन मिलता है, लेकिन बिहार के जो निवासी हैं उनको वहाँ राशन नहीं मिलता और इनको मकान मालिक ने भी निकाल दिया और इसीलिए ये अपने घर से निकाल पड़े। जी, तो चारपाई जो है क्या कहते हैं निकाल के फेंक दिया कमरे से चारपाई निकाल के फेंक दिया, बोला पैसे दो, मारने को तैयार हो गया था। मैं किसी तरह सब छोड़ के भाग गया। साइकिल मेरी खड़ी है, देखिए साइकिल से जा रहा हूँ, पैसा नहीं है, 500 रुपये है मेरे पास। लखनऊ का रहने वाला हूँ मैं। लखनऊ के रहने वाले जी। साइकिल थी मेरी, साइकिल यहाँ पे खड़ी है, साइकिल से पानी लेने के लिए उतरा था अभी, साइकिल से सब लाद फांद के जा। साइकिल से लखनऊ जाएंगे जी। तो किराया पैसा नहीं है, 100 रुपये है मेरे मात्र, ये देख लीजिए। मैं तो क्या करूँ, मजबूर हूँ। कुछ दूर चलने के बाद दिल्ली गेट पर इन्हें उत्तर प्रदेश की पुलिस ने रोक लिया। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं ये दिल्ली गेट का इलाका बोलते हैं। पीछे आप देखेंगे तो आपको दिल्ली दिखाई देगी और इस तरफ आप अगर यहां से आगे आप देखेंगे तो आगे इस तरफ आप देखेंगे तो ये देखिए यहां से गाजियाबाद शुरू हो जाता है और इस बॉर्डर पर इस समय दिल्ली से आए हजारों लोग जो है यहाँ जमा है। हजारों की तादाद है जो दिल्ली से निकलकर पैदल ही यहाँ तक पहुँच गए हैं। हालांकि होना यह चाहिए था कि जो व्यवस्था थी दिल्ली सरकार की व्यवस्था करनी चाहिए थी। दिल्ली सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए थी कि इनको बसों में बैठाते या दूसरी सवारी से इनको आगे तक पहुँचाते, लेकिन ये तमाम लोग पैदल निकलकर यहाँ आ गए हैं। उत्तर प्रदेश प्रशासन का कहना है कि जितने लोगों को हम ट्रेन में भेज सकते हैं, एक ट्रेन में करीब 1,500 लोग आते हैं।
इसके अलावा बसों में जिन लोगों को भेजा जा सकता है उनकी तादाद रोज़ाना की 6 से 7 हज़ार है। बाकी लोगों को कहीं ना कहीं रोका जाता है, उनको खाने पीने का इंतज़ाम करना होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश प्रशासन का कहना है कि हमारे पास भी जो रिसोर्सेज हैं वो सीमित हैं। अगर इसी तरह से लोगों की भीड़, लोगों का हुजूम हर रोज़ दिल्ली से निकलकर गाज़ियाबाद की तरफ आता रहेगा, जिसमें अलग अलग लोग हैं, छत्तीसगढ़ जाने वाले लोग हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश जाने वाले लोग हैं और साथ साथ जिसमें बिहार और झारखंड जाने वाले लोग हैं, तो ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश प्रशासन जो है वो किस तरह से संभाल पाएगा, ये एक बड़ी चुनौती है। ये चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि एक मोटे अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश के करीब 40 लाख प्रवासी कामगार दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं। बिहार के करीब 30 लाख, राजस्थान के 10 लाख और मध्य प्रदेश के करीब 9 लाख। ये सभी लॉकडाउन के बीच अपने अपने घर लौटना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमाएं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड से लगती हैं। इसलिए घर लौटते प्रवासी मजदूरों का सबसे ज्यादा दबाव उत्तर प्रदेश पर है। इन चुनौतियों को देखते हुए राज्य सरकार ने सीमावर्ती जिलों में शेल्टर होम बना दिए हैं, जो घर लौटते श्रमिकों के ट्रांजिट कैंप की तरह काम कर रहे हैं। गाजियाबाद में ऐसे 14 शेल्टर होम बनाए गए हैं। हर शेल्टर होम की जिम्मेदारी शहर की एक बड़ी स्वयंसेवी संस्था को दी गई है, जिसके जिम्मे श्रमिकों को भोजन, पानी उपलब्ध कराना है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, पंक्ति देख रहे हैं, ये इस वक्त Cloud9 एक गाजियाबाद का एक सबसे बड़ा एक जो मैरिज हॉल है, वहाँ पर ये लाइन लगी हुई है। दरअसल प्रशासन ने, गाजियाबाद प्रशासन ने व्यवस्था ऐसी बनाई है कि जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको अलग अलग सेंटर्स पर ठहराया जा रहा है। इस तरह के कुछ कम्युनिटी सेंटर्स हैं, कुछ बारात घर हैं जहाँ उनको ठहराया जा रहा है, और जो हर तमाम इलाकों में जहाँ पे ठहराया जा रहा है वहाँ की व्यवस्था किसी न किसी गैर सरकारी संगठन को, एनजीओ को दी है कि जो भी लोग वहाँ पर आ रहे हों उनको भोजन और उनको जो है पानी आदि का प्रबंध, और साथ साथ मास्क भी उनके पास नहीं हो तो उसका प्रबंध किया जाए। ये जहाँ Cloud9 में है इस वक्त, यहाँ की व्यवस्था जो है वो दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो संस्था है सेवा भारती यहाँ का पूरा संचालन कर रही है। और यहाँ पर जितने लोग आ रहे हैं और उनके लिए किस तरह से व्यवस्था होगी वो देख रहे हैं। हमारे साथ प्रवीर जी हैं जो यहाँ की तमाम व्यवस्था देख रहे हैं। प्रवीर जी, किस तरह के बंदोबस्त यहाँ पर चल रहे हैं और कैसे आप लोग इसमें इन्वॉल्व हुए? हम सब लोग जब से ये प्रवासी मजदूरों का इस प्रकार का पलायन शुरू हुआ तो शुरुआत के दिनों में भी किया था, और इस बार जब ये शुरू हुआ है तो बड़े ही मास स्तर पर हम सब लोगों ने जैसी व्यवस्था बनी, प्रशासन ने इस प्रकार से शेल्टर होम की व्यवस्था बनाई। तो ऐसे 3 शेल्टर होम प्रशासन ने सेवा भारती के नाते बताया कि उनको 3 शेल्टर होम में आप सारी व्यवस्था अपनी बनाएं। तो आज ये Cloud9 वैसी श्रीजी वाले और सुख सागर ऐसे 3 स्थान पर कर रहे हैं। शेष जहां भी मजदूर हमारे जो है सो रास्ते में भी निकल रहे हैं, उन सब को उचित भोजन की व्यवस्था हो जाए। जो समय जैसा होता है, जलपान का समय तो उसमें जलपान की व्यवस्था, छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए दूध की व्यवस्था, इन सब को सेवा भारती और उनके सुरक्षा के जो भी मानक हैं वो मास्क की व्यवस्था, इन सब को हम लोग पूरा कर रहे हैं। और जब तक इस तरह की समस्या रहेगी इसको हम अनवरत करते रहेंगे। हमने अभी तक जो भोजन इस बार अभी जो दोपहर तक हमने जो वितरण किया है वो लगभग ऐसे 5000 भोजन पैकेट, और शेष जो है दूध के बोतलें और इस प्रकार से पानी बोतल, इन सब की व्यवस्था हमने बनाई है। अभी हम 10,000 पानी का पैकेट और भोजन के पैकेट के साथ में अभी रात्रि वाली व्यवस्था भी हम बनाने वाले हैं। इस शेल्टर होम में हमें बिहार, उत्तर प्रदेश के ऐसे श्रमिक मिले जिन्होंने दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों को बसाने और संवारने के लिए विश्वकर्मा बनकर अपनी जिंदगी दे दी। पर महानगरों ने इन्हें क्या दिया? मेरे पीछे जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं वो सब अपना घर-बार छोड़कर
अपने गांव, अपने शहर वापसी के लिए निकले हैं। इस तरह से अगर कहें तो ये दुर्भाग्य ही है कि उनको इस हालात में भी निकलना पड़ा। लेकिन फ़िलहाल हम कह सकते हैं कि ये जो लोग यहाँ तक पहुँच गए वो कुछ हद तक खुशनसीब भी हैं। खुशनसीब इसलिए हैं क्योंकि ये उम्मीद लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं और यहाँ पर ये शेल्टर होम में हैं और इस शेल्टर होम में इनको कम से कम ये उम्मीद बंधी है कि यहाँ से उनको कोई बस मिलेगी, कोई सवारी मिलेगी जो उनको इनके घर तक पहुँचा सके। हालांकि ये इंतज़ार कब तक होगा, कितना लंबा होगा, ये लोग नहीं जानते। आप इनकी आंखों में देखेंगे तो इंतज़ार की एक एक घड़ी जो है काटनी इनके लिए मुश्किल है, क्योंकि ये चाहते हैं जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना। आप कहां से आए भाई साहब? मुकंदपुर से। तो कहां जाना चाह रहे हैं? बिहार जाना चाहते हैं। तो अभी आप कब यहाँ पहुंचे, कैसे पहुंचे? हम पहुँचे 4 बजे सुबह पहुँचे हैं। हाँ? 4 बजे सुबह। तो वापस क्यों जाना चाह रहे हैं? वापस इसलिए जाना चाहते हैं कि यहाँ पे काम धंधा है नहीं। सर हम काम करते थे सर 1 महीने तक, 1 महीना खिलाया, उसके बाद कहा कि भाई और मैं नहीं खिलाऊंगा, तुम जहाँ जाओगे तुम जा सकते हो, मैं मना नहीं करूँगा। तो 1 महीने तक सर हम क्या करेंगे, 1 महीना खिलाया, उसके बाद तो हम क्या करेंगे सर। बाहर से जितना खाना मिला तब तक खाए, बाहर से जब खाना बंद हो गया और नहीं खा पाए सर। बाहर से खाना बंद हो गया था? हाँ सर, बाहर जब बांट रहा था ना खाना, जो लोग बांट रहे थे तब तक खा रहे थे, जब बंद हो गया बाहर बांटना तब भूखे रहना पड़ता था सर। यहाँ तक कैसे पहुँचे? सर पैदल पहुँचे, पैदल। कहाँ से पैदल आए? आज़ाद मार्केट से। आज़ादपुर मंडी से यहाँ तक? हाँ जी हाँ जी हाँ जी कब यहाँ सर। 3 रोज से सर घूमते घूमते यहाँ पहुँचे हैं सर। जब लॉकडाउन खुलेगा फिर वापस आएंगे? नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे। नहीं आएंगे सर। जिस कारखाने में काम कर रहे थे सर, वहाँ पे कारखाना वाला भगा दिया, अब कैसे आएंगे सर? कैसे भरोसा करेंगे? फिर कभी मुसीबत आ जाएगा तो कैसे हम भरोसा करेंगे? इसके बाद रहेंगे ये, फिर आगे अगला मुसीबत में मुझे साथ देगा। गाँव जाएंगे तो वहाँ काम धंधा तो है नहीं? होगा ना सर, अपने खेत में काम करेंगे सर, गेहूँ काटेंगे, धान काटेंगे, यही काम करेंगे और क्या करेंगे। इस शहर ने इनका भरोसा तोड़ दिया, दिल्ली शहर ने इनका भरोसा तोड़ दिया, इसलिए कह रहे हैं कि वापस जाएंगे तो लौट के नहीं आएंगे। भले ही अपने खेत में जो है गेहूं काट लेंगे, वो ज़िंदगी बेहतर होगी बजाय इसके ऐसी ज़िंदगी जहां पर मदद का कोई हाथ ना उठे। हम लोग जितने थे बिहार का बांका के रहने वाले हैं, भागलपुर, मेरा घर छोटी बरसीला है, तो हम सब पैदल चले हैं। तो प्रशासन हम लोग को रोका कि आप लोग को सुविधा दिया जाएगा, आप लोग पैदल कहाँ जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन डंडा बजाने लगा, तो हम लोग को यहाँ आकर के पार्क में पहुँचाया, तो खाने के लिए 2 केला दिया और अभी चावल दिया, खाए। तो अभी इसके बाद देखो सूचना क्या दे रहा है, हम लोग को बोला कि बिहार आपको छोड़ा जाएगा, पैदल नहीं जाना। तो इतना सुविधा दिया है, लेकिन हम लोग अब सोच रहे हैं कि जब तक हाउस रहेगा बिहार से यूपी और दिल्ली नहीं आएंगे, अपना घर में ही काम करेंगे और खेती गृहस्थी करके रोन रोटी खा के घर में रहेंगे। लेकिन ऐसा मसूमियत में आप बिहार से दिल्ली नहीं आएंगे, आपस नहीं आएंगे। एक बात बताइए साहब, काम कर रहे थे, कम से कम 2000 रुपया तो देना चाहिए खाने के लिए। मकान मालिक तो पैसा मांग नहीं रहा था, कम से कम खाने के लिए तो चाहिए। 1 रुपया पैकेट में नहीं है सर। आज 2 दिन से चल रहे थे पैदल, कल यहाँ पे आए हैं शाम को, अभी तक यहाँ पे पड़े हैं। किसी ने खाने के लिए भी आपको जहाँ काम नहीं सर, वहाँ खाने के लिए नहीं हो रहा था, ठेकेदार से ही मांगेंगे। अब कितना, भीख तो मांगने लायक है नहीं, कमाने लायक है ना सर, भीख तो मांगने लायक है नहीं। कम से कम खाने के लिए तो देता सर। नहीं आऊँगा, कभी नहीं लौट के आऊँगा, कभी नहीं, जब तक जिंदा रहूँगा नहीं आऊँगा लौट के। ये वो युवा हैं जो 5 साल पहले बिहार से निकले थे, दिल्ली आए बड़ी उम्मीद से कि दिल्ली में आएंगे, मेहनत करेंगे, अपना भाग्य बनाएंगे। लेकिन 5 साल बाद कोरोना के चलते अब जब ये वापस लौट रहे हैं तो इनका मन पूरी तरह से जो है दुखी है, उदास है। दिल्ली लौटने की फिर इच्छा नहीं है, क्योंकि दिल्ली ने इनका दिल तोड़ा है। वो दिल्ली जिसको इन्होंने 5 साल दिए, 5 साल से जिस जगह काम करते रहे, वहाँ मुसीबत आई तो किसी ने भी इनका हाथ नहीं थामा। और अब ये कहते हैं मर जाएंगे लेकिन दिल्ली वापस नहीं आएंगे। बचपना गुजर गया दिल्ली के अंदर भाई जी, करीबन कम से 35 साल हो गए। 35 साल से दिल्ली में 10 साल के बच्चे आए थे भाई जी, मगर ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए। दिल्ली ने दिया क्या है हमें? सिर्फ धक्कों के अलावा देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए। चने बेच लेंगे, मूंगफलियाँ बेच लेंगे, अपने गांव में रहेंगे, खेती बाड़ी कर लेंगे, अपने बहन भाइयों के साथ में लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, वहीं पे करेंगे भाई जी। मेरे बाप की तौबा, मेरी तौबा, कभी ज़िंदगी में दिल्ली नहीं आऊँगा। चोट गहरी है, पर कहते हैं कि वक्त हर दर्द का इलाज कर देता है। वक्त शायद इन जख्मों को भी भर दे और एक बार फिर ये लोग
वापस शहर आ जाएं। आखिर इस शहर पर भी तो इनका हक बनता है। पर फिलहाल तो ये जल्दी से जल्दी घर लौट जाना चाहते हैं। आखिर अपने गांव, अपने मिट्टी की महक जो सुकून देती है वो और कहां है। इसलिए जैसे ही शेल्टर होम में कोई बस लगती है तो घर से दूरी का दर्द कुछ कम हो जाता है। पर मंजिल अभी दूर है। इन बसों से इन्हें अगले पड़ाव पर ले जाया जाता है। ये है अगला पड़ाव, जहां इनकी सेहत की पड़ताल होती है, रजिस्ट्रेशन होता है और फिर ट्रेन की टिकट मिलती है। आप नीचे क्यों नहीं रख देते? सर पे रखा हुआ, थक जाओगी। बार बार रखेंगे फिर उठा, भारी है, नीचे रखेंगे फिर रखना सिर पे, जाना है लाइन में लग के। कहाँ से आ रहे हो आप? मैं नांगलोई से। नांगलोई से? हाँ। नांगलोई से इतना भारी बस्ता लेकर आ रहे हो? अब फिर क्या करें, रूम खाली करके आए तो बस्ता तो ले आनी है। तो रूम क्यों खाली करना पड़ा? हाँ, जब किराएदार मकान मालिक किराया मांग रहा तो खाली तो करनी है। कौन कौन लोग हैं आपके साथ? 4 लड़की है, 1 लड़का है, घर वाले हैं। दिल्ली से जा रहे हो, अच्छा लग रहा है? क्यों? क्योंकि पैदल चल रहे हैं ना। कितना पैदल चलना पड़ा? नांगलोई से आए हैं पैदल। आनंद में पैदल आए तो पैर थक गए होंगे बेटा? हैं? हाँ। कभी इतना चले हो? नहीं, नांगलोई से चल के आए। तो एक दिन में तो नहीं आए होंगे, कितना समय लगा? 3 दिन लगे। 3 दिन? तो 3 दिन में रात में कैसे क्या करते थे? जहाँ रुक जाते थे फिर चल देते थे, थोड़ी देर रुकते थे फिर चल देते थे। कोई गाड़ी नहीं मिली, इसीलिए पैदल ही चल के आए। ये तमाम लोग हैं जो दिल्ली से निकले हैं, हरियाणा से निकले हैं, छत्तीसगढ़, पंजाब, देश के अलग अलग हिस्सों से निकले हैं बिहार और उत्तर प्रदेश जाने के लिए। अब इनकी ट्रेन की व्यवस्था हो गई है। ये यहाँ खड़े हैं, यहाँ से उनको बस में बैठाकर रेलवे स्टेशन तक ले जाया जाएगा और उसके बाद रेलवे स्टेशन से आगे ये अपने अपने घर वापस जाएंगे। लॉकडाउन में ट्रेन की टिकट कितना सुकून देती है, ये इन्हीं से सुनिए। ये गाजियाबाद में राधा स्वामी सत्संग भवन है। यहाँ पर आपने देखा कि प्रशासन ने पूरी व्यवस्था बनाई है। जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन करके बसों से उनको रेलवे स्टेशन छोड़ा जा रहा है और उसके बाद रेलवे स्टेशन से वो अपने गंतव्य स्थान के लिए निकलेंगे। ये मेरे साथ सज्जन खड़े हैं जिनको अभी अभी जो है, दिखाइए ज़रा, जिनको अभी अभी जिनकी पूरी फॉर्मेलिटी होने के बाद उनको वाराणसी तक जाने की जो है व्यवस्था इनकी हो गई है। अब ये देखिए, सुनील कुमार इनका नाम है और इनको ये पर्ची मिल गई है। तो सुनील जी, वाराणसी तक पहुंचने के लिए अब बंदोबस्त हो गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ? अब सुकून लग रहा है, 2 महीने से बंद पड़े थे। हाँ। अब अच्छा लग रहा है। अब तो लग रहा है कि घर पहुंच जाएंगे। घर पहुंच जाएंगे। हाँ, एकदम। आपको भी पर्ची मिल गई क्या? कहाँ कहाँ जाएंगे? सर गोरखपुर जाएंगे। गोरखपुर जाएंगे। तो अब तय हो गया कि अब कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ? कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ तक आने में बहुत दिक्कत हुई? हाँ सर, बहुत दिक्कत हुई। क्या क्या दिक्कत हुई? पैदल आना पड़ा सर, हाँ। कुछ गाड़ी से आना पड़ा। हाँ। बस आगे प्रभु आपको बहुत मेहरबानी है, हम लोग आगे बहुत बढ़िया से, घर भी जा रहे हैं बढ़िया से, बस यही खुशी है। हाँ। बस तो अब कुछ कहना चाहेंगे घर जाने से पहले? अब क्या कहेंगे सर, हाँ? सब ठीक है, प्रभु की दया से, योगी जी के आशीर्वाद है। रशीद अली जी, अब टिकट मिल गया ट्रेन का? हाँ, टिकट मिल गया सर, कानपुर का। हाँ। अभी आ जाए तो बस अभी निकल जाएंगे। अच्छा, तो अब संतुष्ट है, खुश है? हाँ, खुश हैं। घर जाने की व्यवस्था हो गई? हाँ सर, हो गई। खाना वाना मिल गया था? हाँ, खाना ना सब बहुत इंतजाम बढ़िया है। व्यवस्था ठीक है? हाँ, बढ़िया है सर। ये लोग भी वो खुशकिस्मत हैं जिनको ट्रेन का टिकट जो है इनका कंफर्म हो गया है और ये हरियाणा से यहाँ तक पहुँचे और उसके बाद ये कहाँ जाएंगे अब यहाँ से? फतेहपुर जाएंगे। फतेहपुर टिकट मिल गया आपको? हाँ जी। हाँ जी, तो खुश हो, टिकट मिल गया? बहुत खुश है, बहुत खुश है। क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जिंदगी में शायद टिकट बहुत बार मिली होगी, लेकिन पहली बार ऐसा मिला है। पहली बार ऐसा मिला है। पर इस मुश्किल दौर में भी कुछ कामगार ऐसे हैं जो आज भी शहरों में डटे हुए हैं। इन्होंने शहर नहीं छोड़ा क्योंकि शहरों ने इनका दिल नहीं तोड़ा। भागलपुर बिहार के राकेश कुमार 10 साल से दिल्ली में हैं
और आज भी जबकि यहाँ से दिल्ली से बड़ी तादाद में मजदूरों का, कामगारों का पलायन हो रहा है, श्रमिकों का पलायन हो रहा है, लेकिन राकेश कुमार अब भी दिल्ली में डटे हुए हैं और काम भी कर रहे हैं। राकेश, आप भागलपुर नहीं गए, क्यों, क्या वजह, क्या कर रहे हैं यहाँ? यहाँ पे रोजी रोटी मिल गई इसलिए नहीं गए गांव। गांव जाके क्या करते वहाँ, कुछ कोई रोजी रोटी वहाँ का है नहीं, इसलिए यहाँ रोजी रोटी मिल गए, खाने पीने की सब हर तरह की सुविधा मिल गई यहाँ, इसलिए यहीं काम करने लगे। दरअसल लॉकडाउन लगा तो फैक्ट्री के मालिक अशोक सिंह ने पहले तो कामगारों को राशन दिया, पगार दी और फिर बदलते दौर में अपने काम को नया रंग रूप दे दिया। 20-21 तारीख तक फैक्ट्रियाँ चली तो हम लोगों ने पहले उनकी सैलरी तो पूरे महीने का जैसे आया टाइम, एडवांस, बीच में एडवांस का टाइम होता है, हम लोगों को 25 तारीख के आसपास एडवांस देते हैं, तो हमने सबको एडवांस बुला के दिया था और उनकी सैलरी पूरे महीने का हमने 10 तारीख के आसपास पहले दे दिया था। और हमने देखा कि आगे हमें उनको सैलरी देने में दिक्कत आएगी, क्योंकि देखो लेबर को सैलरी आदमी 1 महीना में बैठा के दे सकता है, रेगुलर तो नहीं दे सकता ना। तो हमारा सूज का काम है, तो सूज के ऊपर के अपर का काम और मास्क और शू कवर का काम एक ही जैसा था। तो मैंने जहाँ तहाँ थोड़ी बहुत मैंने व्यवस्था करके और पीपी किट में जो शू कवर लगता है वो बनाने का काम हमने अगली तनख्वाह के टाइम में शुरू कर दिया था। और कुछ थोड़ी बहुत हमने मास्क बनाना भी कपड़े का शुरू कर दिया। तो उससे हमारी जो लेबर थी, एक तो उनको काम मिल गया और उनको पैसे हम सप्ताह में देने लगे। पहले जैसे हम लोग महीने में सैलरी देते हैं, तो हमने कहा इनको सप्ताह में देंगे तो इनको खर्चे के पैसे मिलते रहेंगे, तो आसानी हो जाएगी। तो इस वजह से जो मेरी लेबर है जो लॉकडाउन से पहले गई थी वो तो गई, मतलब जो घर गई थी कोई शादी में, कोई उसमें या होली वगैरह में, हमारी कोई भी लेबर गई नहीं, क्योंकि हमने उनको व्यवस्था दिया। इसमें हमारी भी स्वार्थ थी कि आप जो अगर हम सोचें कि केवल हमने लेबर के लिए किया, उसके अलावा हमारा भी तो स्वार्थ है ना। हमारी अगर लेबर चली जाएगी तो हम आगे आने वाले टाइमों में जब काम खुलेगा तो हम कैसे करते, तो लेबर को इसलिए रोकना जरूरी था। लॉकडाउन से पहले इस फैक्ट्री में जूते के इस तरह के कवर्स बनते थे, जूते और सैंडल्स के जो कवर थे वो बनते थे। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो काम बंद ना हो और किस तरह से काम को अलग दिशा दी जा सकती है, उसको देखते हुए इस फैक्ट्री में अब मास्क बनने लगे हैं। ये आप देखिए, मास्क बनने लगे हैं। तो ये जो जूते से मास्क बनने का सफ़र हुआ, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि जो यहाँ फैक्ट्री में काम करने वाले कामगार थे, श्रमिक थे, उनको वापस नहीं जाना पड़ा अपने घरों को, और आज वो मास्क बनाने के काम में लग गए हैं और मास्क बनाने के काम के साथ वो अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। आप बताइए क्या काम अभी आप कर रहे हैं यहाँ पे? अभी मास्क बना रहे हैं सर जी। हाँ, लॉकडाउन की वजह से कहीं जाना ना पड़ा, मालिक ने काम दे दिया। मास्क की वजह से मजदूर थे, सब गांव जा रहे थे, हम लोग नहीं गए, हम लोग की रोजी रोटी बढ़िया मिल गए। ठीक है जी, इससे बढ़िया काम भी बढ़िया है, इसी कारण कोई दिक्कत नहीं हुआ हम लोगों को। ठीक है जी, काम बढ़िया चल रहा है, हर चीज़ मिल रही है, हर सुविधा भी मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं कि इंसान और इंसानियत का इम्तिहान बुरे वक्त में ही होता है। आज कोरोना दुनिया को मुश्किल दौर में ले आया है। ये बुरा वक्त बीतेगा, कुछ अनुभव देकर, कुछ सबक देकर, और इस दौर की कड़वी यादें भी वक्त के साथ इतिहास बन जाएंगी। याद रह जाएंगे तो बस वही लोग जिन्होंने संकट के इस दौर में भी इंसानियत को जिंदा रखा।